हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे। हमने कल इंट्रोडक्शन देख लिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हम किन किन तरीक़ों से समझ सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में जो सब कुछ तो इंक्लूड कर दिया गया है, तो कुछ चीज़ों को मूवल भी कहते हैं, कुछ को इमूवल भी कहते हैं। प्रॉपर्टी चाहे मूवल हो या इमूवल हो, वो प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। अब चलिए, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आप जिन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ है क्या, आखिर में है एक प्रॉपर्टी। आपको उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ समझना है कि इमूवल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक्ट क्या कहता है। देखिए, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैटेगराइज अगर कर दें, ठीक है, तो दो तरह के हमें प्रॉपर्टी मिलती हैं। कौन कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम मूवेबल को समझने से पहले हम समझ लें कि इमूवेबल क्या है, ठीक है। देखो, मूवेबल मतलब ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाई जा सके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको एक जगह अटैच कर दिया, एक जगह फिक्स कर दिया, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो, हमारा जो एक्ट है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो 1882 में चौथे नंबर पे पास हुआ था। इससे पहले 3 एक्ट पास हो चुके थे 1882 में। जब ये पास हुआ तो इसका नंबर था चौथा, इसीलिए 4th ऑफ 1882 लिखा जाता है। चलिए, अब ये जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट हमारा क्या बताता है कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी देखें तो क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 पैरा 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। सेक्शन 3 डील करता है वैसे हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज को। तो उसमें जो पहली पैरा 2 में जो डिफिनीशन दी गई है वो डिफिनीशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है ये, ठीक है। मतलब आपको बता नहीं रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, किसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे और किसको कहेंगे, ये हमारा एक्ट नहीं बता रहा है। तो हमको ये चीज़ जब देखना है कि हमारा एक्ट इस चीज़ों को नहीं डिफाइन कर रहा है, नहीं बता रहा है, तो ये चीज़ें हमको मिलेगी कहाँ पे? तो इन चीज़ों को देखेंगे हम। अगर कोई भी डिफिनेशन किसी भी एक्ट की, ठीक है, कोई भी अगर वर्ड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है और वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप जा कर के जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का एक एक्ट है, पतली सी बुक है, बेयर एक्ट है, उसमें आप सारी डिफिनेशंस जो कहीं नहीं मिलेगी उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। तो पहले हम ये निगेटिविटी जो इनके अंदर भरी पड़ी है इसको समझ लेते हैं कि क्या ये बता रहे हैं। कह रहा इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये किसको किसको इंक्लूड नहीं करता? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम इन 3 चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बार बार वापस लौट के आना और एक ही पॉइंट को, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना पड़ेगा आगे, और हमको वही चीज़ हर जगह डिफाइन करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि एक ही जगह डिफाइन कर दिया जाए। चलिए समझते हैं, हैव अ लुक ऑन इट। टिम्बर मतलब क्या होता है? लकड़ी। कौन सी लकड़ी? जो जलाने के काम आती है। मतलब जो लकड़ियाँ जलाने के पर्पज से मतलब लगाई गई हैं। जो फिर स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, वो खड़े हैं टिम्बर। जो लकड़ियाँ अभी खड़ी हैं ज़मीन से सट के, ज़मीन के अंदर कुछ भाग ऊपर, लेकिन खड़ी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनका यूज़ किस काम में आएगा? जलाने के, ठीक, या फर्नीचर बनाने के, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर ऐसी लकड़ियाँ, ऐसे पेड़ जो खड़े हैं अभी, लेकिन उनका यूज़ क्या है? या तो वो फर्नीचर बनाने के काम आएंगे या फिर जलाने के काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई काम उनका नहीं है। तो भाई वो आदमी उसको लगाएगा क्यों? ऐसे पेड़ को एक ना एक दिन काटे, वो काट करके या तो जला ले या तो कुछ फर्नीचर बनवा ले, ठीक है। तो जो चीज़ इस पर्पस से लगाई गई है कि आज लगा रहे हैं और एक
एक टाइम पीरियड के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा और जब हमारे काम के लायक बन जाएगा तो हम उसको काट के अलग कर देंगे, यानी कि सेवियर फ्रॉम लैंड, जमीन से हम उसको अलग कर देंगे। जैसे ही अलग किया मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, अभी इन चीजों को समझने से पहले आपको समझिए कि एक हमारा आईपीसी में सेक्शन है 378 378 जो बात करता है थेफ्ट की, यानी कि चोरी की। अब आपको पता है कि चोरी किन प्रॉपर्टी की होती है? चोरी भाई मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, क्योंकि हमारा सेक्शन 378 क्या कहता है कि भाई आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ठीक है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, और किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके कंसेंट के बिना उसके पास से हटा रहे हो, ठीक है, उसके पास से अलग कर रहे हो, उसके कंसेंट के बिना, उसके नॉलेज के बिना, तो वो चोरी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम समझाना क्या चाहते हैं आपको, हम यहाँ आईपीसी नहीं पढ़ा रहे हैं, आई एम नॉट टीचिंग यू आईपीसी, आई एम टीचिंग यू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, तो अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी समझने के लिए हम आपको वो एग्जांपल दे रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक पेड़ है, ठीक, एक पेड़ है और कुछ लोग हैं, कुछ चोर मतलब व्यक्ति हैं, अभी तो उनको चोर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि भाई चोर तभी कहेंगे, कोई भी एलिगेशन आप लगा सकते हो, लेकिन वो प्रूफ होगा तभी वो कहलाएंगे। वो किसी ने चोरी की, मैंने कहा कि भाई मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, उनके घर पे चोरी हुई है। किसने किया? मिस्टर रावण ने चोरी किया। अब मैंने कहा लेकिन इस चीज को साबित करने के बाद अगर मेरा जो ये आरोप मैं लगा रहा हूं, एलिगेशन जो लगा रहा हूं रावण के ऊपर, वो अगर प्रूफ हो गया, इफ माई एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड, देन रावण विल बिकम अ थीफ। ठीक है, तभी रावण चोर बनेगा, अदरवाइज रावण अभी सिर्फ आरोपी है, मुजरिम नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब एक पेड़ है, ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं, उसको रात के अंधेरे में काट रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं और काटने के बाद कट गया, लेकिन ले नहीं जा पाए क्योंकि काफी बड़ा और मोटा पेड़ था। उसको रात भर काटे और सुबह वो मतलब ले जाते वक्त सुबह हो गई, तो वो वहीं छोड़ के भाग गए, नहीं ले जा पाए। तो क्या ये पॉइंट मेरा ये है कि क्या ये चोरी होगी? चोरी होगी कि नहीं होगी भाई? क्योंकि देखो अगर पेड़ है, ठीक है, पेड़ है और पेड़ को जमीन से जब अलग किया गया, सेवियर फ्रॉम लैंड, एट दैट पॉइंट वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। और जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया तो वो चोरी का वस्तु बन गया। अब वो लेकिन नहीं जा पाया, दैट मीन्स वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट हुआ है, चोरी करने का प्रयास हुआ है, लेकिन चोरी हुआ नहीं। ठीक है, तो अब ये चीज हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर एक ऐसा पेड़ होता है, ऐसा पेड़ लगाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ जलाने या फर्नीचर बनाने के काम आता है। बबूल का पेड़ ले लो, ठीक है, नीम का पेड़ ले लो, शीशम का पेड़ ले लो, ऐसे कई सारे पेड़ हैं जो सिर्फ फर्नीचर और जलाने के काम आते हैं, अदरवाइज उनका कोई यूज नहीं होता है। दे वर यूजलेस इफ यू नॉट बर्न देम एंड नॉट मेक अ फर्नीचर विद देम। ओके, अगर उससे आप कोई फर्नीचर नहीं बना रहे हो, अगर उसको आप जला नहीं रहे हो, तो वो यूजलेस हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ों को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना गया, उनको मूवेबल कहा गया है, क्योंकि भाई उनका नसीब ही है एक दिन कटना। ठीक है, चलिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, बढ़ती हुई फसल। अब खेत में किसान गेहूं बोता है, उसने तो गेहूं के बीज बोए हैं, एक टाइम पीरियड के बाद गेहूं उग करके पेड़ बन जाता है। अब वो फसल तैयार हो रही है, लेकिन क्या उसका इंटेंशन है कि उसको लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं ना, उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन, उसको इसी पर्पज से बोया गया है कि एक टाइम पीरियड के बाद जब वो फसल तैयार हो जाएगी, हम उसको काट के जमीन से अलग कर देंगे।
इसका मतलब ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। चलो आगे देखते हैं ग्रास। अब घास की बात ले लो, ग्रास, घास। अब घास को क्यों नहीं माना भाई? क्योंकि घास एक ऐसी मतलब चीज़ है जिसको जानवर खा लेती है, जैसे बढ़ती है खा लेती है, या एक टाइम पीरियड के बाद सूख के अपने आप गायब हो जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी नहीं मिलता, तो हरी घास से सूख के वो अपने आप से अलग हो जाती है, पैरों से कुचल कुचल के गायब। परमानेंट तो नहीं है ना। दैट मीन्स कि इन तीनों को इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी से हटा दिया गया। आई होप कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, ये जो डिफिनेशन बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इन तीनों को आप समझ गए होंगे। ये मैं मानता हूँ और मुझे यकीन है समझ गए आप। तो चलिए देखते हैं कि अब हम उसको रियल सेंस में देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आखिर में कहा किसको गया है। ठीक है, तो देखिए एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ठीक है, 1897 एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 26, ठीक है, सेक्शन धारा 3 सब धारा 26 के अंतर्गत क्या बताया गया है? इसमें कहा गया इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी, क्या क्या इंक्लूड होगा? लैंड होगा आपका, ठीक है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होगा, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। देखो 3 पॉइंट बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं और तीनों आपको समझने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी इधर समझाया आपको स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, जैसे हमने ये समझाया वैसे ही आपको मैं इनको भी समझाऊंगा। बी पेशेंस एंड हैव अटेंशन प्लीज। ठीक है, देखिए कहा गया इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आएगी यानी जमीन आएगा, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और ज़मीन से जो कुछ बेनिफिट अराइज हो रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे हम, और थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और जो कोई भी चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई होगी उसको भी हम मानेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। और परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, कहा गया कि अगर कोई चीज़ परमानेंट फास्टन की गई है, ज़मीन से जोड़ी गई है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो अब देखो हमको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि लैंड, तो भाई हमको समझ में आता है कि ज़मीन जो है वो क्या है, भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ज़मीन बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक है, अब देखो जो हमने बेनिफिट उठाया ज़मीन से, क्या हमने दीवारें खड़ी कर दी, मकान बना दिया, बिल्डिंग बना दी, तो क्या है ये बेनिफिट हुआ ना हमको। या फिर ज़मीन पे हमने फलदार वृक्ष लगा दिए, आम का पेड़ लगा दिया, सालों साल जन्मों जन्म लगा रहेगा, क्यों भाई? क्योंकि हमको फल दे रहा है ना, उसका यूटिलिटी है, कुछ मतलब है, उसका यूज़ है कुछ, तो वो हमको फल दे रहा है। दैट मीन्स कि ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ जो फल देंगे हमको, ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। अब हमने बिल्डिंग बना दी, या फिर कह रहे हैं देखो थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब भाई थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जमीन है, ठीक है, अब जमीन से भाई हमने दीवार बना दी, दीवार पे छत बनाया, घर बना दिया, परमानेंटली फास्टन एनीथिंग। अब दीवार बनाई तो दीवार में हमने खिड़कियां लगवा दी, हमने दरवाजे लगवा दिए, ठीक है, परमानेंट हो गया। सीलिंग लगवा दी, सीलिंग फैन, परमानेंट कर दिया, क्योंकि भाई अब हम रोज़ पंखा छत पे लगाने के बाद रोज़ निकाल के लेके तो जाएंगे नहीं। दरवाज़ा लगा दिया तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो दरवाज़ा चिपका दिया, अदरवाइज फिर आए तो निकाल के रख दिया साइड में, नहीं ना, एक बार लगा दिया, एक बार फिक्स कर दिया तो वो फिक्स हो गया हमेशा के लिए। चलिए ये चीज़ तो हमें निकल गई, इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे। पहले ये देख लेते हैं कि यही चीज़ इसमें कहा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको एक जगह से देखा हमने, अपने एक्ट से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से नहीं क्लियर हुआ, फिर हम चले गए जनरल क्लॉज एक्ट में, वहाँ भी हमको चीज़ें कुछ खास क्लियर नहीं हुई। फिर आते हैं हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में, 1908 का ये एक्ट है, इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 इसमें बताया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है
इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कहा गया भाई लैंड होगा, बिल्डिंग होगी, हेरिडेटरी अलाउंसेस होंगे, राइट टू वे होगा, राइट टू फेरीज होगा, फिशरीज होगा, एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। सीधी सीधी बात कर रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जमीन तो आनी भाई, जमीन को कोई उठा के लेके नहीं जाता है, ठीक है। कोई बोले महाजन है, बोले कि आई हैव 100 एकड़ ऑफ जमीन्स लैंड, 100 एकड़ ऑफ लैंड, बस 100 एकड़ है, मानते भाई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप उसको कैरी कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते ना। जो जहाँ पे है वो वही रहेगा। तो लैंड तो आएगा भाई, लैंड के ऊपर बनी कोई इमारत, बिल्डिंग, वो भी आएगा। हेरिडेटरी अलाउंसेस, कोई किला है, ठीक है, कोई किला है और किले के मेंटेनेंस के लिए जो अलाउंसेस मिलता है वो भी आएगा। राइट टू वे, हमने जाने का रास्ता ढूंढा है या किसी को दिया है या हमको मिला है, कहीं से किसी ने दिया भाई कि भाई हमारे ज़मीन से तुम चले जाओ, या सरकार ने बोल दिया कि ये रास्ता तुम्हारा है, ठीक है, यहाँ से तुम आ जा सकते हो आसानी से, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई ना। राइट टू फिशरीज, फेरीज, राइट टू फेरीज और राइट टू फिशरीज, ठीक है, मछलियाँ पकड़ने का, यानी कि समुद्र के अंदर भी भाई कुछ ना कुछ जो कुछ है समुद्र के अंदर भी वो इमूवेबल माना जाएगा। कहाँ तक वो भी हम समझेंगे। फिर कह रहा है एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, और अगर कोई और अन्य हमको फायदे मिल रहे हैं ज़मीन से तो वो भी भाई आएगा क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर थिंग्स अटैच टू दैट, अगर कोई थिंग, कोई चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं परमानेंट, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। चलिए अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा, ये 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो डिफिनेशन ये हमने पढ़ी, इसमें चीज़ें हम समझते हैं कि भाई इसका इसेंस क्या है, लैंड का इसेंस क्या है। ज़मीन जो कह रहा है इंक्लूड्स लैंड, तो अब लैंड को इंक्लूड कर रहा है, चलो ठीक है, यहाँ भी लैंड को कर रहा है, यहाँ भी लैंड कर रहा है, तो अब हमको 4 जगह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह बताएंगे, उसका भी इसका भी सबका कवर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, ये ज़मीन है, जितना है जितनी दूर तक वो भाई लैंड में कवर होता है। पानी है ज़मीन के ऊपर, वो भी लैंड है, क्योंकि पानी भाई कहीं समुद्र हो, बहुत बड़ी झील हो, लेकिन उसके नीचे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हमको सरफेस मिलेगा, एक तल मिलेगा, भूतल मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, वही लैंड में आ जाएगा वो भी, क्योंकि लैंड के ऊपर ही पानी है ना, ज़मीन के ऊपर ही पानी है। पॉइंट समझ आ रहा। फिर कह रहा है कि कोई भी सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो प्लेस किया गया है इस इंटेंशन से कि वो भाई परमानेंट बना रहेगा, ह्यूमन के द्वारा कोई ऐसी चीज़ ज़मीन पे बना दी गई है जो परमानेंट नेचर के लिए, भाई हम जब घर बना रहे हैं, हम रहेंगे, हम नहीं रहे, हमारे आने वाली नस्लें रहेंगी उसमें, जब तक घर रहेगा तब तक लोग रहते जाएंगे, परमानेंट यही इंटेंशन है ना, कि हम ये तो नहीं हम रह रहे हैं भाई, हम जब दुनिया से जाने वाले होंगे या कहीं आज यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, घर उठा के साथ में लेके चले गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो फिर कह रहे हैं कि ग्राउंड अगर ज़मीन का जो सरफेस है बीनीथ, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर का सरफेस है, ठीक है, वो भी नेचुरल स्टेट, यानी कि मिनरल्स, ज़मीन के अंदर जो नेचुरल स्टेट हैं, जो मिनरल्स हैं, खनिज वनिज, वो सब भी हमारे लैंड में कवर होते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ केसेस देखने हैं, ठीक है, केसेस देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं केसेस क्या हैं हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के, इस लैंड से रिलेटेड, ठीक है, लैंड से रिलेटेड और बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पे जो हमको केसेस मिले हैं, जो केसेस हमने देखे हैं, वो क्या बताते हैं। पहला हम देखते हैं कि हमारे आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। उड़ीसा का केस है 1956 का, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। इसमें क्या डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू कैच फिश फ्रॉम चिल्का लेक, एक चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है,
वहाँ से मछलियाँ पकड़ने का जो अधिकार है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जो सालों से आपको जो अधिकार प्राप्त है वहाँ से मछलियाँ पकड़ना, वाज हेल्ड टू बी एन इक्विवेलेंट ऑफ अ बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, ठीक है। ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड यानी ज़मीन से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं तुमको, वो माना गया है, वो कहा गया है। देखिए वह ये था कि चिल्का लेक से कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, ठीक है, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे चिल्का लेक से। तो वह ये है कि जब उनसे कहा गया कि ये आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने कहा कि पानी से हम तो ले रहे हैं, हम ज़मीन से थोड़ी ले रहे हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई पानी जो है, वाटर जो है, वो ज़मीन के सरफेस पे है। दैट मीन्स कि वाटर जो है ज़मीन के सरफेस पे, वो भी लैंड की डिफिनीशन में आ गया। जब लैंड की डिफिनीशन में आ गया तो उससे मिलने वाला बेनिफिट क्या होगा, लैंड का ही तो होगा। बेनिफिट राइजेस आउट ऑफ लैंड। ओके, चलिए अगला केस देखते हैं। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1959, सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कहा? राइट टू इंटरलैंड, जमीन में जाने का अधिकार, जमीन पर जाने का अधिकार। कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में आपको जाने का अधिकार है, ठीक है। कट एंड कैरी अवे वुड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 years was held to be immovable property। कहा पेड़ को काटना, लकड़ी को काटना और उसको लेके जाना लगातार 12 सालों से, उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानेंगे, ठीक है। द राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम द ट्रीज इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। पेड़ से जो लैक इकट्ठा होते हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी। ये इस केस में कहा गया था, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हम अगर, ठीक है, तो चीज़ों को हम समझने की कोशिश अगर करें तो देखें कि क्या हमारे समझ में क्या आ रहा है, ठीक है, क्या अब तक हमने समझा, ठीक है। एक बार हम समाप्त करें, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो देखें कि आप लोगों ने क्या क्या समझा अब तक, ठीक है। एक पॉइंट और बच रहा है, अटैच टू द अर्थ, ठीक है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। बस इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक बार अपना ये राउंड अप करेंगे कि देखेंगे कि जितना हमने अब तक आप लोगों को बताया वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। बस इसी के साथ, इसी सेक्शन के साथ, इसी पॉइंट के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखो अटैच टू द अर्थ होता क्या है, ज़मीन से जुड़ा अगर कुछ है, ठीक है, तो उसको क्या मानेंगे। पहली चीज़, जो रूटेड इन द अर्थ हो, ठीक है, क्या है, रूटेड इन द अर्थ है, ज़मीन के अंदर है, ठीक है, पहला पॉइंट रूटेड है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो एम्बेडेड इन द अर्थ है, ठीक है, एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ है, ठीक है। और तो तीसरा है, ठीक है, वो क्या है, परमानेंट लगा हुआ है, ठीक है, जो इसी के साथ है। तीसरा है हमारा अटैच्ड परमानेंट विद एम्बेडेड, ठीक है, जो एम्बेडेड है उसके साथ परमानेंट अटैच होगा, ठीक है। देखो अब हम चीज़ों को पहले हम एक बार समझ ले, उसके बाद आप, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ कहते हैं रूटेड इन द अर्थ, एज इन द केस ऑफ ट्रीज शब्स। देखो जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, ज़मीन के अंदर रूटेड हैं, जिनकी जड़ें नीचे तक गई हैं, ठीक है, जिनकी जड़ें नीचे ज़मीन में हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रूटेड इन द अर्थ, यानी कि पेड़ और झाड़ियाँ, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड कर लेना उसको, किसको, स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग ग्रास को, ग्रोइंग क्रॉप को और ग्रास को। क्यों? क्योंकि भाई उनके भी तो जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है, एक टाइम के बाद उनको हटाना ही है। फिर कहते हैं एम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे कि भाई ज़मीन, एम्बेडेड क्या होगा, ये अर्थ है, ज़मीन है, ज़मीन में हमने कुछ गाड़ दिया है, कुछ खोद के एम्बेड कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, क्या, जैसे दीवार, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है,
उसके बाद कहता है अटैच टू व्हाट इज सो इम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इज अटैच्ड। जैसे एग्जाम्पल इसका है, जैसे कि अब हमने इम्बेडेड तो किया, कुछ परमानेंटली इम्बेड किया। अब वो जो परमानेंटली हमने इम्बेडेड किया, जो ज़मीन से जोड़ दिया, लगा दिया, फंसा दिया, या कुछ भी कह लो, तो उसके साथ हमने कुछ ऐसा जोड़ दिया जो परमानेंट नेचर का हो गया। जैसे क्या, हमने डोर लगाया, दरवाजे लगाए, हमने खिड़कियाँ लगाई, सीलिंग फैंस लगा दिए। लेकिन जो ऑर्नामेंट और डेकोरेटिंग फिटिंग के फेस्टिवल के जो आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, जो जैसे मान लीजिए शादियाँ होती हैं, आपने देखी होंगी हॉल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत अच्छा उसको डेकोरेशन उसका किए रहते हैं। वहाँ पे लाइटिंग्स लगाते हैं और बहुत सारी चीज़, झालर वगैरह जो सब लगा देते हैं, और जो ज्वेलरी वगैरह वहाँ पे टांग देते हैं, वो सब परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं, और एक टाइम के बाद उसको हटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझिए। और देखिए, नॉट परमानेंट बट ओनली ट्रांजिटरी एंड ओकेजनली एंड सेकेंडली दे आर नॉट इन एनी सेंस बेनिफिशियल टू द वॉल और डोर, देयरफॉर दीज आर नॉट इम्बोर्ड प्रॉपर्टी। देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे कि कोई लाइट्स है, ठीक है, जो शादियों में लगाई जाती है, झालर वगैरह, झूमर वगैरह जो लगाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा लगाया गया जो मतलब टेंट वगैरह लगाया गया, तो वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो बस बेनिफिट के लिए लगाए जाते हैं, एक एंजॉयमेंट के लिए लगाए जाते हैं, वो टाइम पीरियड के लिए लगाए जाते हैं, वो टाइम पीरियड ख़त्म और फिर वो उसका काम ख़त्म। चलिए, ठीक है, अटैच टू द अर्थ भी समझ गए। अब हम आपको आगे नहीं बताएंगे आज, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा एक ही टॉपिक लेके चलेंगे। आज हमने ये करीब 25 से 30 मिनट का वीडियो हो रहा है, इसमें सिर्फ हमने एक डेफिनेशन समझी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम इसको और डीप में चाहें तो हमारा ये 1 घंटा भी कम है। क्यों? क्योंकि भाई हमको 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको बस यहीं पे समअप करना है, यहीं पे खत्म करना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो क्या बताता है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करता किसको, स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप को और ग्रास को। ठीक है, चले, ये समझ गए। फिर हम पहुँचे जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में। वो क्या कहता है कि भाई जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि भाई देखो, जो भी हमने पढ़ा अब तक, ठीक है, स्टैंडिंग लैंड आता है, ठीक है, उसमें लैंड आएगा, और लैंड के बाद क्या आएगा, बोला कि भाई देखो, लैंड आएगा, कोई थिंग है, कोई चीज़ है जो ज़मीन से अटैच्ड है, ठीक है, परमानेंटली लगाई गई है, और ज़मीन से मिलने वाला कोई भी बेनिफिट वो आएगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो देखते हैं, हमने अभी जो समझा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने क्या देखा। रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें ज़मीन आती है, बिल्डिंग्स आते हैं, हेरिडिटरी अलाउंसेस आते हैं, राइट टू वेज, राइट टू फेरीज, राइट टू लाइट, फिशरीज एंड, और कोई भी ऐसा बेनिफिट जो ज़मीन से हमको मिल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन से अटैच्ड है परमानेंटली, या फिर ज़मीन से कोई भी ऐसी चीज़ जो रूटेड है, इम्बेडेड है, उसमें हम इंक्लूड कर देंगे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को। चलिए, आज के लिए थैंक यू।